स्वतंत्र भारत की शिक्षा के बारे में आज हम जानने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्र भारत में शिक्षा। तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो जो स्वतंत्र भारत था उसकी पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो सन 1968 को लागू की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो सन 1968 में। कब लागू की गई? तो सन 1968 में स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति। फिर दूसरी बार कब आई थी? तो 1986 में आई थी। 1986 में। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा को? जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, तो वो संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर ये क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ 2001 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान SAA सर्व शिक्षा अभियान का। तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1986 में हुई थी। कब हुई थी? तो सन 1986 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1986 में हुई। भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा संबंधी किस तथ्य का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की धारा 45 है अनुच्छेद, तो शिक्षा संबंधी किस तथ्य का उल्लेख है? तो जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 14 वर्ष तक के बालकों को कैसी शिक्षा? निःशुल्क सहायता किसमें? तो संविधान की धारा है 45 के अनुसार। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने रखा? तो बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने रखा? तो जो बहुउद्देशीय हैं इसको रखा था मुदालियर आयोग। किस आयोग ने? तो मुदालियर आयोग ने रखा था बहुउद्देशीय विद्यालय की स्थापना का सुझाव। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्कृत की गई। तब गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्तुत की गई थी। तब गति निर्धारक स्कूल की स्थापना की संस्तुत किसके द्वारा की गई थी? तो शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। तो शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी? तो प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापित करने की बात कही गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन सी विद्यालय की स्थापित करने की बात कही गई थी? तो था नवोदय विद्यालय। कौन सा विद्यालय? तो नवोदय विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। फिर नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति के द्वारा की गई थी? तो नवोदय विद्यालय को ओपन करने के अनाउंसमेंट किस एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा किया गया था? तो नवोदय विद्यालय को खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति से की गई थी? तो वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? कि गांव में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की थी? वो था राधाकृष्णन आयोग। कौन था? राधाकृष्णन आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम किस आयोग की स्थापना हुई? तो वो था
उच्च शिक्षा की जब बात आवे तो राधाकृष्णन आयोग। किस आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था? तो किस आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया था? तो वो था मुदालियर आयोग। कौन सा था? मुदालियर आयोग। किस आयोग ने सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए, फिर मातृभाषा, हिंदी और एक अन्य कोई भाषा, तो त्रिभाषा सूत्र। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो 64 और 66 के अध्यक्ष कौन थे? तो शिक्षा आयोग 1964 और 66 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। किस आयोग का गठन? तो कोठारी आयोग का गठन। तो 1952 और 53 में 1952 और 53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1952 और 53 के माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एल लक्ष्मी स्वामी मुदालियर। डॉक्टर एल लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे। अगला देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब और किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? कब और किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो 1956 में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। 1956 में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वही जो थे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49 के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसी को राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में किस प्रकार के विद्यालय की खोलने की बात कही गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी? तो वो थे नवोदय विद्यालय। कौन से विद्यालय? नवोदय विद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? तो भारत में निरक्षरता को दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? अनिवार्यतः प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। अनिवार्यतः प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। RTE का विस्तारित रूप लिखिए। RTE का। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन शिक्षा का अधिकार। काहे का अधिकार? तो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 6 से 14 तथा 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस हॉस्टल की स्थापना की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस हॉस्टल की स्थापना की थी? हिंदू हॉस्टल की स्थापना की थी। किस हॉस्टल की? तो हिंदू हॉस्टल की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारती भवन पुस्तकालय। भारतीय भवन पुस्तकालय से हिंदू हॉस्टल की स्थापना किसका सर्वाधिक योगदान रहा है? तो किसका सर्वाधिक योगदान रहा है? तो मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय जी का किसमें योगदान रहा है? तो भारतीय भवन पुस्तकालय तथा हिंदू हॉस्टल की स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो मदन मोहन मालवीय। मालवीय जी किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे? तो मालवीय जी किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे? तो संस्कृत थी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी को। तो मालवीय जी किसको बनाना चाहते थे? तो हिंदी को बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? तो हिंदी को। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न स्रोतों के मध्य केवल मालवीय जी ही भारतीय एकता की मूर्ति बन खड़े हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन श्रीमती एनी बेसेंट का है। क्या कहा था? मैं दावे से कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य मालवीय जी भारतीय एकता की मूर्ति बनकर खड़े हुए हैं। निम्न में से किस उपाधि को मदन मोहन मालवीय जी से सम्मानित किया गया? तो महामना। कौन सा है? तो महामना। निम्नलिखित में से किस उपाधि से मदन मोहन मालवीय जी को सम्मानित किया गया? तो महामना मदन मोहन मालवीय जी को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में मदन मोहन मालवीय का संबंध है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मालवीय जी द्वारा स्थापित पुस्तकालय का नाम लिखिए। तो मालवीय जी द्वारा स्थापित पुस्तकालय का नाम क्या था? तो भारतीय भवन पुस्तकालय। भारतीय भवन पुस्तकालय क्या नाम था? तो भारतीय भवन पुस्तकालय। मालवीय जी का मुख्य नारा क्या था? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। मालवीय जी का मुख्य नारा क्या था? तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये मालवीय जी का मुख्य नारा था। मालवीय जी ने किस प्रकार के अनुशासनों के विरुद्ध तथा किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर थे? तो मालवीय जी किस प्रकार के अनुशासन के विरुद्ध थे और किस प्रकार के पक्षधर थे? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो किस प्रकार के? तो दंडात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे तथा आत्मानुशासन के पक्षधर थे। तो दंडात्मक अनुशासन के विरुद्ध थे और आत्मानुशासन के पक्षधर थे। आत्मानुशासन। श्रीमती एनी बेसेंट कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट कौन थी? तो यह एक आयरिश महिला थी। कैसी महिला थी? तो यह एक आयरिश महिला थी। कैसी महिला थी श्रीमती एनी बेसेंट? तो यह एक आयरिश महिला थी। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से आंदोलन में एनी बेसेंट का संबंध किससे है? तो एनी बेसेंट का संबंध होम रूल से। किससे है? होम रूल से। गंगाधर तिलक का संबंध भी होम रूल से है। श्रीमती एनी बेसेंट का संबंध भी होम रूल से है। निम्न में से किस पत्रिका के संपादन में एनी बेसेंट ने किया था? तो न्यू इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट। पत्रिका में संपादक श्री एनी बेसेंट ने किया था। तो है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। कौन सी इंडिया? न्यू इंडिया। एनी बेसेंट किस प्रकार के शिक्षा के पक्षधर थे? तो समग्र शिक्षा के पक्षधर थे। किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? तो समग्र शिक्षा के पक्षधर थे। एनी बेसेंट
किस संगठन की सदस्य व प्रचारक थी? तो किस संगठन की सदस्य व प्रचारक थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की। किसकी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की। होम रूल के संस्थापक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, श्रीमती एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट किसके संस्थापक थे? तो होम रूल आंदोलन के। एनी बेसेंट किस संगठन के सदस्य और प्रचारक थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। एनी बेसेंट किस प्रकार की शिक्षा की पक्षधर थी? तो समग्र शिक्षा की पक्षधर थी। एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? तो एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ क्या है एनी बेसेंट के अनुसार? तो अंतर्निहित शक्तियों का विकास की प्रक्रिया। अंतर्निहित शक्तियों के विकास की प्रक्रिया है एनी बेसेंट के अनुसार। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो अंतर्निहित जो शक्तियों हैं उनके विकास की प्रक्रिया है। जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक श्रीमती एनी बेसेंट को भव्य सेवाओं की स्मृति भी अमर रहेगी। जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक श्रीमती एनी बेसेंट की भव्य सेवाएं और स्मृति भी अमर रहेंगी। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। निम्न में से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किस देश में? तो गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, तो भाई वहीं पर सत्याग्रह का पहली बार गांधी जी ने प्रयोग किया। निम्नलिखित में से हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखने वाला कौन था? तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखने वाला था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी जी ने बेसिक केंद्र को बेसिक शिक्षा की प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया था। तो महात्मा गांधी जी ने केंद्र को बेसिक शिक्षा के प्रयोग के स्थापित करने के उद्देश्य से किया था। तो वर्धा सम्मेलन में कहा महात्मा गांधी जी ने केंद्र को बेसिक शिक्षा के महात्मा गांधी ने किसी केंद्र को बेसिक शिक्षा के लिए प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया? वर्धा आश्रम था। बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे? तो मातृभाषा थी। तो गांधी जी भाषा को माध्यम बनाने के पद्धति में थे, तो मातृभाषा के पद्धति में थे। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस पेशे से जुड़े? तो गांधी जी इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस पेशे से जुड़े? तो कानूनी पेशे से जुड़े। किस पेशे से? तो कानूनी व्यवसायों को पेशे से जुड़े। नारी शिक्षा के विषय में गांधी जी की धारणा थी अति आवश्यक है। नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा के विषय में गांधी जी की शिक्षा योजना निम्न में से है सिवाय। तो बेसिक शिक्षा दिया था, वर्धा योजना और हस्तशिल्प दिया था, जबकि नई तालीम की शिक्षा से संबंधित नहीं है। नई तालीम की शिक्षा से संबंधित नहीं है। किसकी? महात्मा गांधी जी की शिक्षा। गांधी जी मुख्य रूप से किस माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के पद्धति है? किस भाषा में, किस शिक्षा प्रणाली के रूप में? तो है हस्तशिल्प के माध्यम से। गांधी जी मुख्य रूप से किस माध्यम में शिक्षा प्रदान करने की पद्धति? किस माध्यम में? तो हस्तकलाओं के माध्यम से। महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षण पद्धति बनाई थी? तो महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षण पद्धति बनाई थी? तो बेसिक शिक्षा पद्धति। कौन सी शिक्षा पद्धति? तो बेसिक शिक्षा पद्धति। किसने बनाई थी? तो महात्मा गांधी ने बनाई थी। निम्नलिखित में से
गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य आत्मबोध और आत्मा और परमात्मा से संबंध की अनुभूति। आत्मा और परमात्मा से संबंध के गांधी जी ने किस प्रकार के अनुशासन के विरुद्ध थे? तब गांधी जी किस प्रकार के अनुशासन के विरुद्ध थे? तो दमनात्मक अनुशासन के विरुद्ध। कौन? गांधी जी। किस भारतीय शिक्षा शास्त्री ने सत्य और ईश्वर की अनुभूति के लिए अहिंसा को एकमात्र साधन बनाया? तो अहिंसा को एकमात्र साधन बनाया मोहनदास करमचंद गांधी ने। किस भारतीय शिक्षा शास्त्री ने सत्य और ईश्वर की अनुभूति के लिए अहिंसा को एकमात्र साधन बनाया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी।